गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक वैकेंसी आई थी। इसमें सहायक संचालक संवर्ग में सामाजिक न्याय के अंतर्गत एग्ज़ाम होना है, जिसमें आपने देखा होगा कि एक MSW मांगा हुआ है, साथ में मनोवैज्ञानिक मांगा था। इसका सिलेबस आ गया है और इस सिलेबस के आधार पर आज हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे और प्रयास करेंगे कि डेली उन टॉपिकों पर चर्चा करें, खासकर ऐसे टॉपिक जो थोड़ा सा कम समझ में आते हैं, जिनके नोट्स जल्दी अवेलेबल नहीं होते हैं, यदि होते भी हैं तो वो उसमें लगता है क्या पढ़ें क्या छोड़ दें, ये सब होता है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि उन टॉपिकों में ही स्पेशल हम डिस्कस करें और साथ में किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या नेचर हो सकता है, इस पे हम लोग एक संभावना पे चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि उसमें अच्छी तैयारी आपकी हो सके। और इस बात का भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि डेली 1 से 2 दिन में एक वीडियो कम से कम हम आपको प्रोवाइड करें। चलिए हम लोग पहले इस पे आज डिस्कस करते हैं कि इसका जो सिलेबस आया तो वो सिलेबस कैसा है, क्या क्या दिया हुआ है, हम लोगों को किन टॉपिकों पर क्या क्या पढ़ना चाहिए, कितना हम लोगों ने अच्छे से बेहतर पढ़ा है, क्या परीक्षा योजना है, कितने का इंटरव्यू, ये सब छोटी छोटी चीज़ें एक बार ध्यान से हम लोग ब्रीफ में समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप ध्यान से देखा होगा, इसमें अंक योजना दी हुई है। इसमें क्या दिया, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, ये खंड आ है। इसमें 150 नंबर है, दिख रहे हैं आपको ना। और साथ ही खंड बा है जिसमें समाज कार्य और मनोविज्ञान। जिसने PG सोशल वर्क से किया होगा वो समाज कार्य का विषय का चयन कर सकता है, और जिसने मनोविज्ञान लिया होगा PG में वो आप मनोविज्ञान का ही चयन करेगा। स्वाभाविक है, जिसने जिसने पढ़ाई की होगी तो वही करेगा, उसने भरा भी उसी के हिसाब से होगा। ठीक है, और ये 300 अंकों का है। इन दोनों को मिलाकर ध्यान से देख रहे हैं, ये हो रहा है 450 अंक। और साक्षात्कार इंटरव्यू 50 नंबर का है। इन टोटल को मिला के कुल अंक इनके होते हैं 500 मार्क्स, और यही सिलेक्शन की फाइनल लिस्ट तैयार करेंगे। ऊपर के जो खंड और खंड बा होंगे इनके लिए 3 घंटे आपको मिलने वाले हैं, जिसमें आराम से आप कर सकते हैं। चलिए कुछ और चीज़ देख लेते हैं ध्यान से। देखिए इसमें दिया हुआ है आगे, खंड आ में 50 प्रश्न होंगे, खंड बा में 100 प्रश्न होंगे, और इन 100 प्रश्नों को दोनों को मिलाकर 150 प्रश्न होंगे, और सभी प्रश्न 3 अंकों के होंगे। और इन 3 अंकों के आधार पर टोटल आपका बनेगा 450 अंक। आप समझ रहे हैं, यानी 1/3 आपका ध्यान देखें तो मध्य प्रदेश, करंट अफेयर्स, ई-गवर्नेंस, इस पे क्वेश्चन आएंगे। और बाकी का जो आएगा वो आपका उस जो विषय है जो भरा था आपने PG में उसमें आएंगे। ये आगे जो सामान्य जानकारी दी है ये बहुविकल्पीय होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा इसमें। और जो भी आप सामान्य ज्ञान प्रश्न सब मिलाकर 40% अंक आपको पृथक से प्राप्त करना अनिवार्य है, और रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 30% है। ध्यान देखिए इसमें एक बहुत अलग चीज़ दी हुई है, वो दिया हुआ है 3 अंक आपको एक क्वेश्चन के दिए जाएंगे। यदि आपने गलत उत्तर दिया तो 3 में से 1 अंक काट लिया जाएंगे, मतलब आप 1/3 की माइनस मार्किंग होगी। आप समझ गए, नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए समझिए इस चीज़ को। यदि आपने मान लीजिए तीन प्रश्न किए सही, तो आपको कितने मार्क्स मिले, स्वाभाविक है 9 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एक प्रश्न 3 मार्क्स का है। और यदि आपने अगले 3 प्रश्न गलत कर दिए तो हर एक गलत प्रश्न के 1-1 मार्क्स होंगे, मतलब 3 मार्क्स घटेंगे। तो 9 मिले थे और 3 घट गए, मतलब कुल मिला कितने हुए, आपको 6 मार्क्स मिले। मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो प्रश्न है इन प्रश्नों में आपको वही प्रश्न का आंसर लगाना है जिसमें आप श्योर हो, निश्चित हो कि हाँ अब इस प्रश्न का हमको उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है, हम उसी प्रश्न का ही उत्तर लिखेंगे। नहीं तो यदि आपने तुक्का मारा, जो कि अभी PSC 2000 इसमें हुआ था, पिछली वाली में हुआ था वो 20 में, तो आप देखा ध्यान से देख रहे हैं, उसमें ऐसा हुआ था कि लोगों ने तुक्का मारा, बहुत लोगों का तुक्का सही भी हो गया, बहुत लोगों का तुक्का सही नहीं हुआ। तो इसका मतलब केवल ये है कि जो चीज़ हम लोग करें बिल्कुल कॉन्फिडेंस से करें, सही तरीके से करें, पढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस लेवल में हो वही करें। क्योंकि बिना पढ़े हम लोग यदि क्वेश्चन करेंगे तो हम लोगों के क्वेश्चंस ज़्यादा गलत होने की संभावना है, और वो हम लोग के लिए जो स्कोर है वो घट जाएगा।
और देखिए पोस्ट भी बहुत कम है, तो कम से कम कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने के कारण हम लोग को अपने क्वेश्चंस की में एक्यूरेसी रखनी है, बिल्कुल परफेक्ट। और कटाव भी है देखिए 60 अराउंड के आसपास ही जाएगा। और बाकी हम अभी के हिसाब से बोल रहे हैं, आगे क्वेश्चंस का नेचर्स कैसा होता है, आगे किस प्रकार से लोगों की तैयारी है, ये सब डिपेंड करेगा आगे कट ऑफ के लिए। तो जो कट ऑफ आएगा, जब क्वेश्चन पेपर होंगे उस पर हम लोग कट ऑफ की बात कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल कहने का बस एक ही तात्पर्य है, आप लोग बेहतर तरीके से पढ़िए, तभी आप कॉन्फिडेंस लेवल से उसी क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट कर पाओगे जो क्वेश्चंस आपने अच्छे से पढ़ा है और कॉन्फिडेंस है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली आगे का हम लोग प्लान ये है, सोच रहे थे कि जो भी टॉपिक है, ऐसे टॉपिकों पर हम लोग अच्छे से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सच में दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा कि हाँ इस टॉपिक में हमें दिक्कत आ रही है, नोट्स नहीं मिल रहे हैं, तो प्रयास करेंगे जो अवेलेबल नोट्स होंगे। देखिए नोट्स तैयार करना, समय उस पर लगना और केवल नोट्स पढ़ना हमें नहीं लगता कि बहुत अच्छा है इन 3 महीनों के हिसाब से। और नोट्स केवल कुछ फैक्ट डाल दिए हमने, आपको लगा नोट्स मिल गया, पढ़ लिया, लेकिन आता जब क्वेश्चन, इस बार का आपने पीएससी का पेपर देखा होगा, अच्छे बहुत से जो क्वालिफाइड टीचर हैं उन्होंने बहुत कुछ पढ़ाया, लेकिन आप देख रहे हो पढ़ाने से बहुत किस तरह के लेवल क्वेश्चन आए हैं। इसलिए हम लोग को प्रयास करना कि सब पढ़ना है, और जितना हो सके हम नोट्स अवेलेबल करा भी देंगे, लेकिन आपको खुद ध्यान रखना है कि हमको मैक्सिमम हर एक टॉपिक के बारे में जानकारी रहे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ये हम लोग का आगे से देखिए सिलेबस है, ये है सिलेबस। इसमें खंड आ देखेंगे तो क्या दिखा रहा है, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, समझ गए आप। ठीक है, इसमें पहली यूनिट देखिए, ये वही 33% है जो मोस्टली एमपीपीएससी का सिलेबस है, प्रथम पेपर, और उसी पेपर के आधार पर ही हम लोग ये देख पा रहे हैं कि बेहतर है वही पढ़ा। जिसने एमपीपीएससी की तैयारी की होगी तो वो बहुत अच्छे से समझ पाएगा कि हम लोग को बहुत अच्छे से तैयार करना है पढ़ा हुआ चीज़। चलिए हम लोग अब आते हैं पहली यूनिट। ये वही पहली यूनिट है, 8 की 8 टॉपिक एज इट इज़ एमपीपीएससी ने डाल दिए हैं, और इसको आराम से आपके पास लिटरेचर होगा। जिन्होंने एमपीपीएससी की अभी पिछला एग्ज़ाम दिया है प्रीलिम्स का, उनके पास बहुत से टॉपिक तैयार भी होंगे, उनको अच्छे से आप कंट्रास्ट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड आते हैं मध्य प्रदेश का भूगोल। ये भी सेम एज इट इज़ वही है जो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स में रहा। हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिस पर हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह की चीज़ हम एक ब्रॉड लेवल पर पढ़ाई करें जिससे हम लोगों को समझ में आ सके कि हम बहुत बेहतर हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, चलिए तीसरे में आते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र। सेम वही टॉपिक है जिसमें से आपका ध्यान दे जनगणना हो गई, आर्थिक विकास हो गए, उद्योग हो गए, पंचायती राज, ये सब व्यवस्थाएं आपकी राजनीति और अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ये सब वही चीज़ें हैं जो ऑलरेडी बीपीएससी बार बार इस चीज़ को इसलिए कह रहे हैं कि इनके सामान्य लिटरेचर आराम से बुक के रूप में आपको किताब मिल जाएगा, आप उसको पढ़ चुके होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, और आगे भी तुरंत आप किसी भी बुक स्टॉल से ले सकते हैं, इससे ज़्यादा दिक्कत इनमें नहीं है। फिर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ये सभी आप ध्यान से देख रहे हैं, वही है एमपी का करंट, इंडिया करंट, विश्व में प्रमुख घटनाएं क्या हो रही हैं, कौन से राजनयिक हमारे आए, कोई ऐसी खास घटना जो भारत से जुड़ी हुई हो, या भारत से या ऐसी कोई खास घटना जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही हो, उनके आधार पर करंट अफेयर्स होंगे। फिर देखिए नेक्स्ट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर के बारे में उसका परिचय, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सभी कुछ ऑलरेडी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। थोड़ा बहुत नहीं, हमें लगता है कि आपने बहुत अच्छे से इसमें ध्यान से पढ़ा है, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि हाँ हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। और जिन्होंने एमपीपीएससी नहीं दिया है 2020 में, उनके लिए भी हम आगे बताएंगे कि वो किस तरह से इसको अच्छे से पढ़ लें, क्या क्या टॉपिक में दिक्कत आती, तो उस पर हम लोग वीडियोज़ बना देंगे और वो अच्छे से पढ़ें, जिससे बहुत बेहतर जानकारी मिल सके। चलिए हम लोग अब मेन आते हैं आगे वाले में। ये देखिए, ये आपका आ गया इंग्लिश का वर्जन है, ये हिंदी। हाँ, इसमें देखिए पाठ्यक्रम बा आ गया, इसमें देख रहे हैं समाज कार्य का ऐतिहासिक विकास।
ये पहला टॉपिक है समाज कार्य। चूँकि देखिए हम समाज कार्य हमारा विषय रहा है पीजी में, हमने भी टीचिंग की हुई है। इस आधार पर समाज कार्य ही है। साइकोलॉजी पे यदि कोई अच्छे टीचर होंगे तो उनसे भी हम साइकोलॉजी विषय में भी बना सकते हैं वीडियो। फ़िलहाल हम लोग समाज कार्य का ही मेन फोकस रहेगा इसमें। भारत में व्यावसायिक समाज कार्य का प्रादुर्भाव, कैसे भारत में समाज कार्य आया, वो व्यावसायिक रूप उसने कैसे लिया, और उसका समाज कार्य का दर्शन, उसका मेन क्या है, किस किस आधार पे समाज कार्य चलता है, उसकी परिभाषाएं, मुख्य मुख्य जो थिंकर्स होते हैं उनकी परिभाषाएं क्या क्या हैं, उनका एरिया क्या है, क्या खास खास विशेषताएं हैं उसमें, उसकी आचार संहिता क्या है, इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। भारत में व्यावसायिक समाज कार्य संगठन है, वो कैसे आया, किस प्रकार से आगे बढ़ा, कैसे शुरुआत हुई, कौन कौन से इंस्टीट्यूट में सोशल वर्क प्रारंभ हुआ, आगे किस प्रकार से डिप्लोमा, डिग्री, पीजी कोर्सेज प्रारंभ हुए, ये सब बहुत आराम से, बहुत अच्छे से हम लोग ध्यान से देंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। फिर देखिए सामाजिक सुधार आंदोलन की अवधारणा। भारत में जो आधुनिक सुधार सामाजिक सुधार है, आप ध्यान से समझिए तो ये राजा राम मोहन राय के से ही हम लोग प्रारंभ से मान सकते हैं, जिन्होंने सती प्रथा से शुरुआत की। फिर उसके बाद आप देखिए तो विधवा पुनर्विवाह हो गया, शारदा एक्ट हो गए। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे ऐसे कानून आए, ये सामाजिक सुधार आंदोलन में आते हैं। इनको भी हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे, जो आपको केवल रटना नहीं है, आराम से सुनना है, समझना है, और कुछ खास पॉइंट आप नोट कर लेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। सेकंड देखिए, सेकंड है समाज कार्य की विधियाँ और अनुसंधान। समाज कार्य जब करते हैं तो इनको 6 प्रकार की विधियाँ होती हैं। 3 तो प्राइमरी होती हैं, देखिए ध्यान से, प्राथमिक विधियाँ दी हुई हैं, और 3 होती हैं द्वितीयक। प्राइमरी विधियों में क्या होता है, जब हम सोशल वर्क करते हैं, या तो हम किसी एक व्यक्ति के रूप में किसी का समाज कार्य करेंगे, किसी की जो समाज में सेवा करेंगे, या तो हम किसी के समूह के रूप में करेंगे, या तो हम किसी सामुदायिक संगठन के रूप में करेंगे। तो ये तीनों को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं हम लोग, तो ये कहलाती हैं कि प्राथमिक विधियाँ। जब हम लोग द्वितीयक विधियों में आएंगे तो उसमें आप देखेंगे समाज कल्याण प्रशासन, समाज कार्य शोध, सामाजिक क्रिया, इन पे भी हम लोग ध्यान देंगे। ये बहुत अच्छे टॉपिक हैं। ये आप डेली लाइफ में देखते होंगे, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम आती हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कैसे सरकार कल्याणकारी योजनाएं करेंगी। ये सब है। आप जब उसको एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे तो लगेगा अरे हाँ, ये तो पढ़ा हुआ है मैंने। ठीक है। फिर उसके बाद किस तरह की तकनीक उपकरण हैं समाज कार्य करने के। जिस प्रकार हम लोग, आपने ध्यान से देखा होगा, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई पेचकस से कोई नट मुँह कसना है, टाइट करना है तो आपके पास पेचकस होता है सॉरी। तो फिर उस पेचकस को आपने लिया, मतलब वो आपका एक उपकरण हो गया, और उस उपकरण से हम उसको जो नट होता है उसको टाइट या ढीला करते हैं। कैसे ढीला करेंगे, कैसे टाइट करेंगे, कहाँ घुमाएंगे, ये होगी तकनीक हो गई। ठीक इसी प्रकार से समाज कार्य को जब हम करते हैं तो हमारे बहुत सारे क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एंड साथ में टेक्निक होती हैं। उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कैसे करना है वो कहलाती हैं आपकी तकनीक। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे डाटा हम कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन करने का तरीका क्या होता है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनमें भी हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। आपने देखा सब देख रहे हैं, निदर्शन लिखा हुआ है। एक्चुअली ये हिंदी से आप पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है आपको, लेकिन इंग्लिश से जब आप समझेंगे इसको तो आप ध्यान देखेंगे ये सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग का सीधा सा मतलब होता है कि आप एक बहुत बड़े समूह को छोटे से भाग से जब ऑब्जर्व करके पूरे बड़े भाग का अंदाज़ लगा लेते हैं तो ये कहलाता है आपका निदर्शन। ये समाज कार्य में बहुत सारे जो डाटा कलेक्शन जब करते हैं हम लोग, आपने देखा होगा सरकार अक्सर बहुत सारे सर्वे कराती है, गवर्नमेंट्स के एनजीओज़ बहुत सर्वे करती हैं, तो आपको क्या लगता है वो हर एक व्यक्ति से पूछने जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो सभी वर्गों के, सभी क्षेत्रों से कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, सर्वे कर लेते हैं, उस आधार पे पूरे देश की जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है, स्कीम का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका आधार निकाले। तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए तीसरा टॉपिक है भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। इसमें हम देख रहे हैं कि समाज की अवधारणा, समाज क्या है, कितने प्रकार का होता है, क्या विशेषताएं क्या हैं, गैर और ग्रामीण, शहरी, जनजातियाँ, समुदाय हैं।
इनके टॉपिक में जो जनरली प्योर सोशोलॉजी का पार्ट है, समाज शास्त्र का प्योर भाग है ये, इसको हम लोग पढ़ेंगे तो केवल समाज के बारे में ही जानकारी है, क्या विवाह, क्या जाति सिद्धांत, सामाजिक संस्थाएं, इन सब पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, फिर अच्छा टॉपिक है ये। फिर चौथा है समाज कल्याण प्रशासन। तो समाज कल्याण प्रशासन है, जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं हमारे यहाँ, वो कौन चलाता है आपको तो पता है, सरकार, चाहे वो सेंटर की सरकार हो, चाहे एक राज्य की सरकार हो, या पंचायत के स्तरों से कुछ स्कीम्स को लॉन्च करना, उनका इम्प्लीमेंट करो। सरकार का काम ही है कि वो ऐसे काम करेगी जिससे लोगों का कल्याण होगा, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें यूज़ होता है वो कहलाता है समाज कल्याण प्रशासन। समझ में आया? ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा बेहतर पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल एक टॉपिक को ऊपर वो समझ लेंगे कि पढ़ना क्या है हम लोगों को। ये केंद्र सरकार और भारतीय संविधान के संदर्भ में दिया हुआ कल्याणकारी योजनाएं हैं क्या है, और डीपीएसपी जो होता है आपका देखा वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये भी हैं, मानव के अधिकारों को लेकर हैं, इनको भी हम लोग ध्यान से समझेंगे। फिर देखिए स्वयंसेवी संस्थाओं का प्रबंधन एवं नियमन, इसमें क्या दिया हुआ है, स्वयंसेवी जो संस्थाएं हैं उसमें आप देखो राज्य के बहुत सारे नियम होते हैं। ऐसा जो हम लोग आपने सुना होगा एनजीओ सुने होंगे, ट्रस्ट सुने होंगे, ये सब एनजीओज़ के टाइप्स हैं, और इन टाइप्स के आधार पर ही गवर्नमेंट्स के अलग अलग रूल हैं। जैसे आप किसी भी एनजीओ का मान लीजिए पंजीकरण कराना है, यदि आप स्टेट लेवल में कराएंगे तो उस स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसके रूल्स फॉलो होंगे। यदि आप सेंटर के हिसाब से कराते हैं तो सेंट्रल का रूल्स फॉलो होगा, और उसमें बहुत सारी चीज़ें, कुछ रूल्स होते हैं, कितने लोग होने चाहिए, कब मीटिंग बैठेगी, कैसे आपका सरकार को आप इन्फॉर्मेशन देंगे, क्या नाम, इन सब के बारे में हम लोग उसमें पढ़ेंगे। एनजीओज़ के बारे में कैसे प्रबंधन करते हैं, कैसे चलाते हैं, उनका काम क्या है, ये सब चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए भारत में शासन की सामाजिक नीति। अभी जो आपने पूरा पहले प्रशासन पढ़ा है ना, वो प्रशासन कल्याण करता है लोगों का, लेकिन उस लोगों के कल्याण करने के लिए इस बीच में कुछ नीतियाँ बनाता है, उन नीतियों के आधार पर ही कल्याणकारी प्रशासन इम्प्लीमेंट होता है। जैसे विकलांग का आप करना है प्रशासन, तो हम लोग को ऐसे करना है जैसे कल्याणकारी कार्यक्रम हो लोगों के लिए, लेकिन जब हमारे पास कोई स्कीम नहीं होगी, जब हमारे पास कोई नीतियाँ नहीं होंगी, तो हम कैसे उनका कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब इम्प्लीमेंट करने के लिए, चाहे वो शिक्षा की हो, बच्चों की हो, महिलाओं की हो, स्वास्थ्य, जितने भी टॉपिक दिए हैं, इन सब की नीतियाँ हैं जो सरकार करती है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। नेक्स्ट है समाज कल्याण कार्यक्रम एवं योजनाएं। इसमें क्या है, इसमें है परिवार कल्याण कार्यक्रम है, अनाथ एवं बेसहारा बच्चों से संबंधित कल्याणकारी योजना, सेम वही चीज़ें हैं जो स्पेशल ऐसे लोगों के लिए है जो थोड़े समाज के कमज़ोर हैं, खासकर देखिए विकलांग हो गए, और आपने देखा दिव्यांग लिखा हुआ है ना, हाँ, बेसहारा बच्चे हो गए, अनाथ हो गए, इनके लिए। लास्ट लाइन देखिए, इसमें लिखिए प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला आयुष्मान भारत, आप खूब सुनते होंगे न्यूज़ में, उनके बारे में ही हम लोग को समझना है, अच्छे से पढ़ना है, छोटी से छोटी बातें, बड़ी से बड़ी बातें, जिससे हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें, और हम लोग की ये दैनिक जीवन से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सामाजिक समस्याएं। अभी की वर्तमान में ऐसी क्या समस्याएं, देखा आपने, बहुत बड़े बड़े अब शहर बन रहे हैं, शहर में गंदगी हो रही है, नगरीकरण हो रहा है, उससे बहुत सारी गंदगी होंगी, बीमारियां फैलेंगी, गरीबी बढ़ती है, असमानता होती है, जातीयता बढ़ रही है, महिला अपराध बढ़ रहा है, कुपोषण, ये सब कहाँ है, ये अभी वर्तमान में हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और ये प्रॉब्लम्स क्या हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं, सरकार की क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं, इसमें क्या क्या और उपाय करने की ज़रूरत है, सरकार ने क्या क्या पॉलिसीज़ लाई हुई हैं, अभी की वर्तमान पोजीशन क्या है, ये सब हम लोग सामाजिक समस्याएं में देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं सोशल लेजिस्लेशन, सामाजिक विधान। समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उनको सरकार, अब नीति तो बना दिया, लेकिन वो ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता थी जिससे उस कानून के आधार पर सबको पता हो कि हाँ, ये इस आधार पे कानून है, और कानून कहता है कि हाँ, बाल विवाह नहीं हो सकता है, दहेज नहीं लिया जा सकता है, हिंदू विवाह करने के ये तरीके हैं, या डाइवोर्स देने के ये तरीके हैं, ये कारण, ये सब आप ध्यान से देखेंगे
वो सामाजिक विधान बनाए और स्पष्ट अच्छा किया सिलेबस में कि सभी को स्पष्टता कर दिया गया है कि कौन कौन से विधान हम लोग को पढ़ने हैं, और उसी के आधार पर ही हम लोग टॉपिक भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बस आप लोग कमेंट्स कीजिएगा क्या क्या आपको दिक्कत आ रही है। आप डायरेक्ट कमेंट्स कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं इसमें कि जिसमें आपको दिक्कत लग रही है कि ये टॉपिक है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, उस पर हम लोग वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये लास्ट टॉपिक है राष्ट्रीय एवं राज्य संवैधानिक निकाय। आपने एमपीपीएससी का सिलेबस, हम इस पर बार बार से कह रहे हैं कि बहुत से टॉपिक सीधे एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के नए सिलेबस के बेस पे कर दिया है। जिन्होंने एमपीपीएससी दी हुई है, ठीक है, वो सीधा से समझते हैं कि टॉपिक ऑलरेडी दिए हुए हैं। जिसने नहीं दी हुई है उसके लिए प्लस पॉइंट ये है कि इस तरह का लिटरेचर मार्केट में बहुत अच्छा उपलब्ध है। आप किसी यूनिट वाइज डायरेक्ट ले सकते हैं। जैसे ये हमने कहा राष्ट्रीय एवं राजकीय संवैधानिक निकाय हैं, इनकी यूनिट वाइज भी बुक्स मिलती हैं। और यदि उसमें भी कोई दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रही चीज़ें, तो हम लोग पर्टिकुलर उस पर वीडियो बना लेंगे जो आपको, मतलब ऐसा नहीं कि हम हर चीज़ बना रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारे व्यूज़ के कारण नहीं। आप लोगों को ज़रूरत कहाँ है, कितनी है, और किस पे आपको कुछ समझ में कितना आ रहा है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आज हम मेन मकसद था कि सिलेबस को समझें, बताएं और उस पर क्या क्या करना चाहिए, इस पे हम अगला वीडियो प्रयास करेंगे। एक अच्छे से कोई यूनिट्स में ले लें और उस यूनिट्स के सभी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करें। तो प्रयास करेंगे हम कल से एक नया वीडियो से स्टार्ट करते हैं, नए टॉपिक है इसमें, और इस टॉपिक में चर्चा करेंगे किस प्रकार क्वेश्चंस बनेंगे। इस पे हम लोग बहुत ध्यान से बातें करने की कोशिश करेंगे, नोट्स में समझने की कोशिश करेंगे, और यदि हमको पीडीएफ मिल जाएगा तो हम पीडीएफ की लिंक भी दे देंगे, तो आपको वो आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया है, आप पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। एग्ज़ाम को बहुत ध्यान से मन लगाकर देना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए, ओके, टेक केयर।